नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक। फिर से आज अपने इसी कड़ी में चर्चा में क्यों एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष आए हैं। आज है हमारा मुद्दा आरक्षण का। देखिएगा, अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट पड़ी है जिसमें जो 10% ईबीसी के लिए यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, तो उसके खिलाफ रिट की गई है कि ये असंवैधानिक है। तो जब ये चर्चा में है तो हम आरक्षण पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था है क्या, किया कहाँ गया है संविधान में। इसमें हमारे दो अनुच्छेद हैं, एक अनुच्छेद है हमारा 15 और एक है हमारा 16। इन दोनों अनुच्छेदों को मिलाकर के पूरा आरक्षण का मुद्दा उभर कर आता है। पहला है आर्टिकल 15 यानी कि 15 में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान अथवा निवास स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ठीक, इसमें राज्य के लिए क्या है, निर्देश हैं कि आप जो है अपने देश के किसी भी नागरिक के साथ क्या करेंगे, धर्म या मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेंगे। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। अब यहीं से देखिएगा आरक्षण का मुद्दा उठता है। जहां अपवाद आ जाता है चीजें वहीं से सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी भी जाती है। देखिएगा, पहला अपवाद क्या है कि राज्य को यह अधिकार है या यह व्यवस्था करने के लिए निर्देशित करता है संविधान कि वह बच्चों व महिलाओं के संदर्भ में क्या कर सकता है, विभेद कर सकता है। क्योंकि देखिएगा, बच्चे क्या है, वो भी कहीं न कहीं कमजोर होते हैं और महिलाओं को भी आदिकाल से ही हमारे समाज द्वारा दबाया गया है। तो उनको जो है कुछ खास अपवाद के स्वरूप अधिकार दिया गया। जैसे स्थानीय निकाय चुनाव में 33% का जो आरक्षण दिया जाता है यानी सीटें रिजर्व होती है महिलाओं के लिए, ठीक ये है। और बच्चों को लिए जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला अपवाद है हमारा सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा एससी व एसटी के उत्थान के लिए प्रावधान राज्य कर सकता है। तो देखिएगा, जैसे एससी एसटी के लिए विधानमंडल में सीटें क्या होती हैं, कुछ रिजर्व होती हैं। ठीक, इसी तरह से शैक्षणिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए क्या है, सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं में शुल्क से छूट होता है। यानी कि जो फीस हम जमा करते हैं उसमें क्या होता है, उनके लिए छूट की व्यवस्था की जाती है। अगला हमारा है अपवाद, देखिएगा सामाजिक व शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, एससी एसटी हैं, इनके उत्थान के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। प्रवेश में आरक्षण का मतलब क्या हुआ कि इनको जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनसे कम मेरिट पर इनका प्रवेश हो सकता है। जैसे देखिएगा, कहीं कहीं क्या लगभग हर यूनिवर्सिटियों में क्या होता है, प्रवेश के लिए एक प्रवेश परीक्षा कराई जाती है। उसमें क्या होता है कि देखिएगा, सामान्य वर्ग की अलग मेरिट बनती है, ओबीसी की अलग बनती है, एससी की अलग बनती है और एसटी की अलग बनती है। तो इनके लिए उन संस्थाओं में प्रवेश को लेकर क्या किया जाता है, आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। इसी के संदर्भ में देखिएगा 93वां संविधान संशोधन 2005 में किया गया। यानी कि क्या किया गया, संसद ने क्या किया, इस व्यवस्था को लागू किया है। देखिएगा, ये मूल संविधान में ये चीज नहीं था, ये 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा ये चीज जोड़ी गई कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा एससी व एसटी के उत्थान के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित व्यवस्था की बात की गई। तो इसी को लेकर संसद ने एक कानून बनाया 2006 में, यानी कि एक साल बाद। उसका नाम क्या रखा गया, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान ब्रैकेट के अंदर प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006। इसमें व्यवस्था क्या की गई, ओबीसी के संदर्भ में सभी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में 27% सीटें रिजर्व की गई। यानी कि जो उच्च शिक्षण संस्थान हो गए, इसमें आईआईटी आईएम जैसे स्कूल या कॉलेज शिक्षण संस्थाएं शामिल की गई। उसमें जो 27% सीटें क्या होगी, वो ओबीसी के लिए रिजर्व होगी। अगर ओबीसी के बच्चे उन 27% सीटों पर आवेदन नहीं करते हैं या
एडमिशन नहीं लेते हैं तो वो खाली रह जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सामान्य वर्ग के बच्चों का एडमिशन उस पर कर दिया जाएगा। देखिएगा फिर क्या होता है, 2008 में यहीं पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्रीमी लेयर का पालन करने का आदेश देता है। ठीक है, अब उसको हम पढ़ेंगे, आरक्षण के इतिहास में हम देखेंगे। ठीक, क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है, इसमें कुछ व्यवस्था किया गया, जैसे इसी के विवाद को लेकर जो कुछ संवैधानिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, क्लास ए या क्लास बी के अधिकारी, इसके समकक्ष जितने भी अधिकारी हैं, या वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, इन लोगों के बच्चों को जो है क्रीमी लेयर के उसमें लाया गया। यानी कि क्रीमी लेयर का मतलब क्या हुआ, एक समिति बनाई गई, कब, 1993 में। उसको ये निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया कि आप इसके संबंध में, क्रीमी लेयर के संबंध में कुछ नियम बनाइए। तो उस समिति ने बनाया, जैसे आज क्या है, 8 लाख रुपया जिसका सालाना है, क्या वार्षिक आय है, वो किसमें माना जाएगा, क्रीमी लेयर में माना जाता है, और उनको ओबीसी के तहत जो छूट मिलती है वो छूट नहीं मिलेगी। ठीक, फिर आता है अनुच्छेद हमारा 16। ये क्या कहता है, ये फिर राज्य के लिए कहा जाता है कि वह लोक नियोजन के विषय में, यानी कि क्या करेगा, अवसर में समानता सभी के साथ करेगा। फिर यहाँ पर देखिएगा सेम यही चीजें हैं जो कहता है अनुच्छेद 15 में, कि राज्य किसी के साथ धर्म, मूल वंश, जात, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर, यहाँ लोक नियोजन का मतलब है सरकारी या सार्वजनिक जो नियोजन होते हैं, यानी नौकरियों में आरक्षण के विषय में, ठीक है, सभी के साथ क्या करता है, समानता के लिए निर्देश दिया गया है। लेकिन फिर इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है, देखिएगा, निवास की शर्त, पहला है निवास की शर्त, यानी कि राज्य क्या कर सकता है, किसी खास पद के लिए या किसी खास नियोजन के लिए निवास की शर्त को वो लागू कर सकता है। यानी कि आप यहाँ के, जैसे मान लिया जाए मध्य प्रदेश में कोई जॉब आती है, ठीक है, तो राज्य क्या कह सकता है कि ये उस राज्य के लोगों के लिए रिजर्व होगा, यानी कि इसमें किसी बाहर के लोग नहीं आ सकते हैं, या कुछ खास सीटें कर दिया जाए कि इतने प्रतिशत सीटों पर क्या होगा, कि यानी कि इन राज्य के लिए रिजर्व होगा, राज्य विशेष के लिए। अगला हो जाएगा नियुक्तियों में, ठीक है, नियुक्तियों में कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में क्या कर दिया जाए, आरक्षित कर दिया जाए, तो उस पे अगर पिछड़े वर्ग के लोग आवेदन नहीं करते हैं या करते हैं, सीटें खाली रह जाती हैं, तो वो सीटें खाली ही रहेंगी, बैकलॉग के थ्रू फिर से वो भर्ती आएगी, ना कि सामान्य वर्ग के बच्चे उसमें अवेलेबल होकर उसमें नियोजित किए जा सकते हैं। फिर अगला आता है हमारा तीसरा अपवाद है, किसी संस्था के किसी पद को धर्म के आधार पर क्या किया जा सकता है, आरक्षित किया जा सकता है। देखिएगा कुछ ऐसे मामले आते हैं, जैसे सेना वोना में क्या होता है, धर्म गुरु का एक पद होता है। किसका पद होता है, धर्म गुरु का। देखिएगा उसमें क्या होता है, मंदिर भी होते हैं और मस्जिद भी होते हैं। देखिएगा भारत क्या है, धार्मिक रूप से विविधता का देश है, तो सभी के लिए क्या होता है, उसमें धर्म गुरुओं की क्या होती है, भर्ती होती है। यानी कि जिस धर्म के लोग उस सेवा में आए हैं, तो उनके धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए या उनके धार्मिक विश्वास को मजबूत करने के लिए धर्म गुरुओं की क्या होती है, वैकेंसी निकलती है। ऐसा नहीं है कि अगर मंदिर में जगह निकली है तो किसी ईसाई को कह दिया जाए कि आप भी उसके लिए अवेलेबल हो। मंदिर में कौन होगा, पुजारी होंगे। पुजारी कहाँ से होंगे, जो उस खास विषय में क्या किए होंगे, डिग्री धारण किए होंगे। जैसे पंडित जी हैं, शास्त्री की डिग्री लेते हैं, तो वो लोग अवेलेबल हैं। जैसे कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग होते हैं, तो कुछ उलेमा टाइप के लोग उसमें क्या किए जाते हैं, धर्मगुरु के रूप में भर्ती किए जाते हैं, तो उसके संबंध में उनके पास कोई खास डिग्री होनी चाहिए। ये तो हो गया हमारा क्या है, अनुच्छेद 15 और 16। अब बात आती है आरक्षण की। आरक्षण का इतिहास क्या रहा है, आरक्षण का मुद्दा क्या रहा है, उसके बारे में हम देखते हैं। देखिएगा सबसे पहले क्या होता है, 1953 में काका कालेकर के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाता है। इसे ही कहा जाता है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। कब गठन किया जाता है, 1953 में। इन्होंने क्या किया, भारत में जाति के आधार पर इन्होंने क्या किया, कुछ खास जातियों को चिन्हित किया कि ये क्या है, बहुत पिछड़ी हुई हैं और इनके उत्थान के लिए कुछ खास व्यवस्था की जानी चाहिए। तो उन्होंने दिया
3399 जो जातियां थी पिछड़ी थी, इसके अलावा 837 जातियों को उन्होंने अति पिछड़ी के रूप में घोषित किया। जैसे जनजातीय टाइप के जो लोग हैं वो क्या माने गए, अति पिछड़ी माने गए, और उसमें से जो कुछ ऊपर थे यानी कि फिर भी सामान्य वर्ग से नीचे थे तो उनको क्या माना गया, पिछड़ी, और 837 जातियों को अति पिछड़ा माना गया। देखिएगा इन्होंने ये चीज क्या किया, लागू करने की बात की कि इनके लिए विशेष प्रावधान किया जाए। देखिएगा संविधान के अनुच्छेद 340 में क्या है, पिछड़े वर्ग के संबंध में प्रावधान करने की बात करता है। ठीक है, तो इसी के तहत क्या किया गया था, इस पिछड़े वर्ग के रूप में एक समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष कौन थे, काका कालेकर थे। फिर देखिएगा 1979 यानी कि 1979 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आती है तो फिर इस बात पे चर्चा चलती है कि जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए ठीक है कुछ चीज़ों की व्यवस्था की जाए। तो उन्होंने मंडल आयोग का गठन किया। ठीक है, मंडल आयोग का गठन कब किया जाता है, 1979 में। इनको यही काम सौंपा गया था कि आप समाज के कुछ वर्गों को चिन्हित कीजिए, उन वर्गों को चिन्हित कीजिए जो क्या हैं, पिछड़े हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, जातियों के आधार पर ही उनके पिछड़ेपन का आधार मानते हैं और कुछ खास जातियों को चिन्हित करके बताते हैं। तो वो बताते हैं, देखिएगा पहले 2399 थी प्लस ये 837 थी। इनके समय में टोटल कितनी जातियां आ जाती हैं, 3743 जातियां आ जाती हैं। किसमें, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे। और खास बात यह है कि इसमें एससी व एसटी के लोगों को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, फिर क्या होता है कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1980 में पेश कर दी। अब ये मुद्दा गरमाता है। ठीक, कि जब बात जानते हैं जब राजनीति की हो जाती है तो चीजें देर से लागू होती हैं। हर पार्टी क्या करती है, राजनीतिक समर्थन चाहती है। जब इसका मुद्दा ज्यादा तेजी से उठा, देखिएगा जो इन्होंने इन जातियों को चिन्हित किया था उनकी पूरे समाज में यानी भारतीय जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो 52% हिस्सेदारी थी। देखिएगा इसमें एससी व एसटी के लोग शामिल नहीं थे। कहा जाए एक तौर पर केवल ओबीसी के लोग शामिल थे, लेकिन जनसंख्या का कौन सा भाग था, एक बहुत बड़ा भाग यानी कि 52% का भाग टोटल था। फिर देखिएगा वीपी सिंह सरकार ने जो मंडल आयोग ने यह समर्थन किया था कि इन जातियों को कुछ खास विशेषता के आधार पर इनको क्या किया जाना चाहिए, छूट दिया जाना चाहिए, अर्थात आरक्षण दिया जाना चाहिए, कुछ समर्थन दिया जाना चाहिए। तो 1990 में वीपी सिंह ने क्या किया, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। फिर देखिएगा उसके अगले ही साल कौन बनते हैं, नरसिंह राव कौन बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। उन्होंने क्या किया, इस 27% आरक्षण के साथ साथ इसमें 10% ईबीसी के लिए यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए भी आरक्षण जोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा इससे पहले क्या था कि भारत में एससी और एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा चुकी थी। फिर क्या होता है, इस चीज को चैलेंज दिया जाता है किस केस में, इंदिरा साहनी वाद में, यानी सर्वोच्च न्यायालय में ये जो व्यवस्था की जाती है 10% प्लस 27%, तो ये जाता है सर्वोच्च न्यायालय में। अब सर्वोच्च न्यायालय इस इंदिरा साहनी केस के 1992 में क्या करता है, इसका परीक्षण करता है। परीक्षण में उसने क्या बताया, सर्वोच्च न्यायालय ने जो 27% का आरक्षण था उसको सही ठहराया, यानी कि इसके आधार पर पिछड़े वर्गों को 27% का आरक्षण दिया जा सकता है। क्यों, क्योंकि संविधान में ये चीज लिखा गया है कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में उनको क्या किया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन कहीं भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात संविधान में उस समय नहीं की गई थी, तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इसको खारिज कर दिया, यानी कि इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया और ये 10% आरक्षण का जो लाभ दिया गया था वो यहीं से समाप्त हो जाता है। और यहीं पर सर्वोच्च न्यायालय एक चीज की और घोषणा करता है कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं लागू होगा, यानी कि जो आरक्षण दिया जाएगा वो केवल शुरुआती सेवा में दिया जाएगा, यानी कि अब जब सेवा में आप आ गए तो अन्य जातियों के बराबर आपको माना जाएगा, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, यह चीज किया जाता है।
फिर इसी परिप्रेक्ष्य में देखिएगा 77वां संविधान संशोधन 1995 में लाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, संविधान में संशोधन कर करके पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। किसके लिए, एससी व एसटी के लिए। ठीक है, कब, 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। देखिएगा फिर यह मामला जाता है सर्वोच्च न्यायालय, इसका क्या करता है, परीक्षण करता है। फिर देखिएगा 2001 में 85वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया जाता है, वरिष्ठता यानी परिणामिक वरिष्ठता का आधार पेश किया जाता है। फिर सर्वोच्च न्यायालय इसका परीक्षण करता है, दो चीजें बताता है कि अगर पदोन्नति में आरक्षण की बात करते हैं, कोई राज्य पदोन्नति में आरक्षण देता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेटा प्रस्तुत करना पड़ेगा। डेटा का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एससी और एसटी के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण देना है तो सबसे पहले जिस पद पर आरक्षण देना है, जैसे मान लीजिए कोई एससी व एसटी के लोग हैं पीसीएस के थ्रू, ठीक है, पीसीएस के थ्रू यानी कि एसडीएम बन जाते हैं। ठीक, एसडीएम बन गए और इनको प्रमोशन करके अब डीएम बनाना है, तो क्या होगा, पहले देखा जाएगा कि जनसंख्या के हिसाब से जितने लोगों को प्रमोटेड करके डीएम बनाना है क्या उतनी सीटें उसमें खाली हैं, यानी कि ये डेटा देना पड़ेगा कि एससी और एसटी के लोगों की पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है इस पद में, इसलिए अब इनको प्रमोटेड किया जाएगा। और यहीं पर आता है 2001 में परिणामिक वरिष्ठता। परिणामिक वरिष्ठता की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, किसके साथ, 102वां संविधान 102 जो संविधान संशोधन होता है ओबीसी के लिए जो व्यवस्था की जाती है, यानी कि 338 खा की व्यवस्था की जाती है संविधान में संशोधन करके, और 103वां संविधान संशोधन जो 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसको लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में क्या पड़ी है, रिट पड़ी है। तो यहाँ पर केवल इतना हम चर्चा कर दे रहे हैं कि ये ओबीसी आयोग यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक आयोग का गठन करने की बात करता है। और अगला ही संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा 10% ईबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। इसमें देखिएगा अनुच्छेद 15 और 16 में क्या किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। संशोधन करके जो अभी तक केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से था और एससी एसटी के लिए था, उसमें एक शब्द और जोड़ा जाएगा, क्या, कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण की बात की जाएगी। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे पार्ट सेकंड में। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद, नमस्कार।